अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। मैं हूं बिस्मा खान और स्टूडियो से मौजूद हैं इसाराना साहब और ताहिर मलिक साहब। आज जो था वो आज का दिन काफ़ी हैपनिंग वाला था। आज जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो है ये फैसला कर लिया गया कि अब बानी PTI को PTI एज आ जमात जो है उन पर शिकंजा कस लिया जाएगा और उन पर बैन लगाने के लिए, पाबंदी लगाने के लिए कह दिया। आर्टिकल 6 भी लगने जा रहा है और बानी PTI साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ, आरिफ अलवी साहब के खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। तो अब हुकूमत जो है वो शिकंजा कस रही है मुकम्मल तौर पर। क्या इत्तेहादी जमातों से उनकी राय ली गई है और आखिर ज़रूरत क्या पड़ी कि आर्टिकल 6 लगाया जाए, इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद इद्दत केस में भी जो है बानी PTI को रिलीफ मिला, लेकिन जैसे ही उनको उसमें रिलीफ मिला नैब का एक और केस सामने आ गया और फिर से उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। ठीक ऐसे ही सनम जावेद के साथ हो रहा है। उनको जो है बार बार अदालत रिलीफ देती है, फिर उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। आज खैर उनको जो है वो एक बार फिर से रिलीफ मिला है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे पेट्रोल की कीमत में बड़े इजाफे का इम्कान है, बिजली गैस सब कुछ ही महंगा हो रहा है। आखिर कब हमारे मुल्क में जो है वो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। तो आज का प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं मलिक साहब से। मलिक साहब, इंतहाई कदम होता है जब कोई हुकूमत जो है किसी पर आर्टिकल 6 लगाने का सोचती है, तो आखिर इतनी ज़रूरत क्यों पड़ गई इनको? देखिए, पहले तो ये लफ्ज़ ही गलत है कि हुकूमत ने फ़ैसला किया। मैं आपको नहीं कह रहा, क्योंकि मैं सुन रहा था तारड़ साहब को। तारड़ साहब ने फरमाया कि हम हुकूमत ने फ़ैसला किया। देखिए, इसका एक तरीका है। अगर आप आइन और कानून की बात करें, देयर इज़ ए प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप कैबिनेट का इजलास बुलाएंगे, आप वहाँ पे इल्ज़ामात डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि हम तीनों बैठे हैं यार आओ जी इसको हम बैन करने लगे हैं, नहीं, इस तरह नहीं। आप कहेंगे ये चीज़ें हमारे पास फैक्ट्स आए हैं, क्योंकि हुकूमत के पास एजेंसीज़ हैं, हुकूमत के पास इदारे हैं, तो ये मालूमात है। ये पहला काम है कैबिनेट का। अगर कैबिनेट समझती कि वाकई इसमें टेररिज्म है मुल्क के खिलाफ, या आपने कोई ऐसी फंडिंग में आप किसी जगह चले गए कि खुदा ना खास्ता आपको पाकिस्तान के दुश्मन से पैसे ले उस पे होगा, तो फिर कोई ऐसी चीज़ होगी तो फिर जनाब वो कैबिनेट जो है ना एक चीज़ मंजूर करेगी कि वाकई हमें वो शवाहिद मिले हैं जो पाकिस्तान के साथ गर्दारी है, लिहाजा ये केस चलेगा पार्लियामान में। अब पार्लियामान पे चलते हैं, वहाँ आपकी कौमी असम्बली है, फिर सेनेट आएगा। मैं बहुत तेज़ी से जा रहा हूँ। वहाँ से जब हो जाएगा फिर आपकी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है ना वो एक नोटिफिकेशन करेगी कि हम चाह रहे हैं कि हम समझते हैं कि ये पार्टी जो भी ये पाकिस्तान दुश्मन है, ये एविडेंस है, वो केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला ये मैंने नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये पाबंदी लागी कि नहीं लागी। तो मैं जो छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, जो वकला से या जो माहिरीन से मैंने बात की, तो मैं समझता हूँ जो जनरल परसेप्शन चल रही है ना कि हुकूमत ने फैसला किया, ये कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है, कानूनी तौर पर वो रॉन्ग है। ठीक, राणा साहब, आपको क्या लगता है कि आखिर इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर ऐसी क्या इनको डर था? अभी जब 3 दिन पहले फैसला आया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो उसके बाद इनको याद है कि इन्होंने ये आर्टिकल 6 लगाना है, पाबंदी लगानी है, बैन? ऐसे ही हम तो सुबह से पिट रहे हैं ये इन बातों से। एक आपको बुल्ले शाह के एक नज़म का ना एक टुकड़ा सुनाता हूँ। मैं सुनो। कहते हैं, हुजे शाह मुकीम दी एक जट्टी अर्ज करे, वाह मैं बकरा देवा पीर दा जे सरदा साईं मरे। मैं बकरा देवा पीर दा, वाह, जे सरदा साईं मरे। सरदा साईं मरे। हट्टी सड़े कराड़ दी जिथे दीवा नित बले, वाह कुत्ती मरे फकीर दी ਜਿਹੜੀ ਚੌਂ ਚੌਂ ਨਿਤ ਕਰੇ, ਵਾਹ 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 5-7 ਮਰਨ ਗੁਆਂਢਣਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ यार, वाह रे वाह। अब गलियां ना सुंजी कर सकते हैं, ना आप फकीर के का दीवा बंद कर बुझा सकते हैं, वाह वाह, ठीक है। आप ना वो जो दुकान पे जलने वाला दिया है ना वो बुझा सकते हैं, और फिर आपका तो मिर्जा वैसे ही मरी की गलियों से नीचे उतरने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। क्या किस तरह आप कौन जीता है तेरी जुल्म के सर होने तक कर ही जाओ विंडो शॉपिंग। हम PTI पे वो लगा देंगे और 24 करोड़ लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, तुम 24 करोड़ लोगों के सामने रोज विलन बन रहे हो, 24 करोड़ लोगों के सामने रोज एक्सपोज हो रहे हो, तुम 24 करोड़ लोगों के सामने रोज अपना तुम असल चेहरा दिखा रहे हो। हम लगाएंगे, तुम लगाओगे, और तुम पे तो बैन लगा दिया हुआ 8 फरवरी को लोगों ने, तुम्हें तो उठा के बाहर फेंक दिया हुआ 8 फरवरी को से लोगों ने। तुम मान नहीं रहे, ना मानो। इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाएंगे, वो ठीक कहते हो, तुम आर्टिकल 6 लगा सकते हो। तुम हमेशा जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर जो फांसी लगी थी ना, तुम तब भी मिठाई बांटने वालों में से थे। जब जमहूरियत खत्म हुई थी ना एक आमिर के हाथ, तब भी तुम मिठाई बांटने वालों में से थे। अब भी तुम जमहूरी निजाम को फांसी देके आर्टिकल 6 लगा के और जनाब अली तुम सब, फिर भी तुम नहीं बच सकते भाई।
जो मर्जी कर लो, सही। तुम साबित हो गए कि तुम सियासत के तारामसी हो, तुम जमहूरियत के तारामसी हो, तुम्हें सब फांसियां लगानी आती है, तुम अवाम के अंदर जाके मुकाबला नहीं कर सकते। और वो जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो 2 दफा शहबाज शरीफ से आज मिले, वो खुद परेशान है, उन्हें पता है कि ये उनके सियासी ताबूत में आखिरी कील होगी अगर पीटीआई के खिलाफ ऐसा कुछ हो गया। और ये जो मलक कह रहे हैं आसान है कि बस कहते हो गया, इंजनी का एक लंबा प्रोसेस है, उससे गुजरेंगे तो आप वहां तक पहुंचेंगे, और वहां तक गुजरने से पहले बहुत कुछ होगा। पर मैं आगे अभी आपसे करता हूं इस पे बात। ठीक है मलिक साहब, आज शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और काफ़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस टॉपिक पर बात करते हैं उन्होंने ये कहा कि इतना आसान नहीं होता किसी पर भी इस तरह से आर्टिकल 6 लगाना, और इससे आप ये शो कर रहे हैं कि अभी फैसला आया है और अभी आपको इस चीज़ की खलबली मच गई है, तो इससे बेहतर था कि आप इकट्ठे बैठते और आपस में मुफाहमती कोई एक सूरत निकाल लेते। मेरे खान अब्बासी ने एक अकल की एक बैलेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता लग गया कि ये आमने सामने आ गए हैं, लड़ रहे हैं। मैं कहीं अब्बासी साहब की बात में बात आता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं हमारे यहाँ हम किस अकल के चल रहे हैं। अभी आपको पता है आपकी मखसूस नशिस्तों का क्या फ़ैसला आपकी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसने ये फ़ैसला करना है इन पर पाबंदी लगाने का। मैं आपको आसान ज़ुबान में बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है जिस पे ये उस पर भी चले गए हैं, उस पर भी चले गए, ये फ़ैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने राना साहब आपकी ने पता क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये मुल्क बना है आइन के हवाले से जमहूरियत, लोगों ने वोट दिए हैं पीटीआई को, तो हालांकि किसी ने नहीं कहा कि पीटीआई को ये सीटें दें। एम आई राइट? सुप्रीम कोर्ट पे ये इल्ज़ाम भी लगा कि जनाब ये किस किस्म का फैसला है, आपसे तो मांगा, हमने मांगा आपसे $1 तो आपने $1 दे दिए, किसी ने बात ही नहीं की। इसमें ना पॉइंट समझें, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये मैंडेट पाकिस्तान का अगर लोगों ने वोट किसको दिया है, तहरीक इंसाफ को, उसको मखसूस सीटें दें। ये उस कोर्ट पे जा रहे हैं कि इसको अपना बैन करे। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? एक अदालत ने सिर्फ 4 दिन पहले एक इतना बड़ा यू टर्न लिया। मैंने उस दिन भी प्रोग्राम में कहा था कि ये कॉमन सेंस बेस्ड पॉपुलर डिसीजन है। तो मुझे समझ नहीं है, आपका ख्याल है कि वही बात है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप और पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होगा, सुप्रीम कोर्ट आगे इंतजार कर रही है कि जनाब रिक्शा फौरन आए तो हम इसको कैंसिल कर दें? इस तरह नहीं। और अगर ये हो भी जाए, बासी पे बाद में बात करेंगे, मैं एक फिक्रे पे एंड करना चाह रहा हूँ, फिर आपने राने पे जाना है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, वेल ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये कर जाए। अगर कर भी जाए तो उसका सारे का सारा बेनिफिट इमरान को होगा, सारे का सारा बेनिफिट पीटीआई को होगा। जो हमदर्दी का वोट है ना, जो सिंपैथी फैक्टर है, वो 100 से 1 लाख पे चला जाएगा और इमरान को जिंदा या मुर्दा आप पकड़ ही नहीं सकेंगे। ये मेरा ख्याल है। साहब, आपको नहीं लगता जैसे कि मलिक साहब भी बात कर रहे हैं कि अदालत अगर कोई फैसला देती है तो अदालत के फैसलों के खिलाफ जाना बार बार अदालत की बेतों के लिए नहीं, वो तो ये इनका रूटीन है ना। सुप्रीम कोर्ट पे हमले से लेके और जजेस को गालियां देने तक, ये तो उनकी रवायत है। वो पहली दफा तो नहीं करे। अभी नवाब शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम कहा कि जी उसमें काले पूंड बैठे हुए अदलिया में, ठीक है ना। तो कोई पहली दफा तो नहीं कह रहे कि वो कोई आज कोई नया अचानक उन्हें याद आ गया। उनकी रवायत है कि जो जज उनके साथ नहीं मिलते वो करप्ट हैं, और जो जज उनके साथ मिलते हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी उनके सदारती उम्मीदवार होते हैं, उनकी औलादें जो है वजीर होती हैं, उनके आगे से चलने वाले लोग जो है ना, उनके सारा कुछ होता है। आप देखें मुस्लिम लीग नून में अक्सरियत उन लोगों के रिटायर्ड जजेस की जिनके बच्चे अब मुस्लिम लीग नून के बेनिफिशियरी हैं। तो ये कोई उनकी नई बात नहीं है, कोई पहली दफा नहीं वो कर रहे, ठीक है, पहले भी इसी तरह। अब दूसरी बात सुन लें, जो मैं आपसे कह रहा था कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना आखिर में, तो सुप्रीम कोर्ट ने, मलिक ने अभी क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है और पॉलिटिकल पार्टी है। आप उसे जाके कैसे सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाएंगे कि दहशतगर्द है? वो जो 8 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, इंक्लूडिंग काजी फायज ईसा साहब ने माना कि हाँ सीटें पीटीआई की है, तो फिर 11 जज अगर ये कह रहे हैं कि पीटीआई एक सियासी जमात है और सियासी हकीकत है और लोगों ने उसे वोट दिया है, तो आप अब जाके सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि जी इसको इस पर बैन लगा दो। को लोग इंसाफ अंधा है, जज अंधे तो नहीं है। आप अजीबोगरीब आपके दिमाग में जो असल मसले हैं आपके, वो आप करने पे नहीं आ रहे। आपने अभी तक मलिक साहब ये जो हर टेलीफोन पे चल रहा है जी 300 यूनिट जो हैं वो फ्री दिए जाएंगे, ये वो, मतलब इस पे ज्यादा एक्सपर्ट है, से पूछिएगा कि भाई 300 यूनिट तो आप दे रहे हो, फिक्स टैक्स भी लगा दिया आपने, और फिर क्या कहते हैं प्रोटेक्टेड को नॉन प्रोटेक्टेड कर दिया, फिर आपने पर यूनिट बढ़ा दिया। तो आप तो वहीं पे ले आए सारी चीजें, टेलीफोन पे आपने कान फाड़ दिए हमारे सुना सुना के।
300 यूनिट 300 यूनिट। तो इन्हें ये चाहिए कि ये अपनी आकबत ना खरवार करें, ठीक है। अगर इन्होंने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करनी है तो ऐसे फैसले ना करें कि जो इनके लिए इनके सियासी रास्ते बंद कर दें। आज नवाज शरीफ साहब बहुत परेशान है, 2 दफा मुलाकात शहबाज शरीफ से हुई है और इस बात पे कि अगर ये चीज आगे बढ़ी तो इनके गले का फंदा बन जाएगी। बिल्कुल यही बात सेम शायद खान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। मलिक साहब, जैसे कि हमें देखा माजी में इस तरह की हमें कोई मिसाल नहीं मिलती कि कोई पार्टी ने किसी पार्टी को बैन किया हो अनटिल अनलेस कि किसी डिक्टेटर ने आके पीपल्स पार्टी को बैन करने की कोशिश की थी। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो अदालत चली गई थी इसके खिलाफ और अदालत ने उनके हक में फैसला दिया। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा ऐसा कि अगर ऐसा होता है कि बैन लगे तो उम्र बड़ी बुरी चीज़ होती है। पाकिस्तान में ये शरफ पीपल्स पार्टी को हासिल है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को हासिल है। उसने वली खां की पार्टी थी ANP को उनको किया था और इस तरह यही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया उसमें बैन हुई थी। मगर जो असल सवाल बनता है, जो बैन हुई वली खां ख़त्म हो गया, आज भी उसके बेटे का बेटा बैठा है। उसके बाद मेरा हाल 3 दफ़ा ही मैं आप यहाँ पे शोर नहीं, 3 या 4 दफ़ा KPK में उसी पार्टी की हुकूमत है। अब पॉइंट देखें हम कहाँ अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। ये तरीके इंसाफ है, आपने बैन कर दी। मेरा आपसे ये सवाल है, जो मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत सही, मैं कह रहा हूँ ये कर क्या रहे हैं। तरीके इंसाफ का मतलब आपने एक पार्टी ख़त्म की है। ताहिर मलिक पे पाबंदी नहीं लगी, इमरान खान पे नहीं लगी, असद उमर पे नहीं लगी, तो वो लोग क्या करेंगे? वो अब एक तरीके इंसाफ सियालकोट उसका नाम रख लेंगे, तरीके इंसाफ नून रख लेंगे, तरीके इंसाफ सी रख लेंगे, तरीके इंसाफ नहीं रख लेंगे। नहीं मतलब व्हाट यू डूइंग? मेरा पॉइंट समझ नहीं आप। आपने मतलब मेरी जो उम्र है मैं उसमें अगर गिनूँ तो मैं आज ही मेरा बड़ा एक गोहर बाटा बड़ा जो शीला सा करैक्टर है, मैंने उसे कहा मैं कि यार तुम इमरान को ऐसा नहीं मुका सकते। कहते क्यों नहीं मुका सकते? ऐसे होता है जो मर्जी कर लो। मैं कहा नहीं ऐसे नहीं होता। मैं कहा मैं पीपल्स पार्टी को पर्सनली लाइक नहीं करता क्योंकि मेरे बचपन का जो भुट्टो है वो निकल ही नहीं रहा। 40-45 साल हो गया मेरा मोशन उसके लिए आ जाता है। तुम बात कर रहे हो कि लोग इमरान को भूल जाएंगे। और इमरान को मारना है तो पोलिटिकली मारो, उसको को आओ हुकूमत ले बिजली सस्ती कर, देखो किस तरह इमरान साहब होता है। उसको को आओ जो 3 करोड़ बच्चा बाहर है इसको स्कूलों से वापस ला, इमरान की लेने के देने पड़ जाएंगे। इस तरह खान ने नहीं जाना। ये सारे फैसिलिटी बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। मैं आज ही देखो आज कितना बड़ा आपने उसको एज दे दिया। पूरे पाकिस्तान में अगर वो करोड़ों रुपए लगा के भी चाहता ना कि PTA और इमरान खान डिस्कस हो तो वो नहीं हो सकता था अगर उसका बड़ा अच्छा मीडिया सेल होता। आपने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाइप कहाँ से कहाँ ले गए। जी हम फैसला कर लिया, खुद ही उसको हाइप दे रहे। मैंने आपको ओपनिंग ही दिया। ये फिक्र ही गलत है। ये फिक्र ही गलत है कि हुकूमत ने PTA को बैन करने का या पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। यार आप फैसला नहीं कर सकते। आप खुदा के लिए अल्फाज सही करें कि हुकूमत ने PTI को पाबंदी की कार्रवाई शुरू कर दी। ये हो सकता सोचा इस बारे में। आपने सारा कर दी। और मैं समझता हूँ कि देखिए 8 फरवरी को जो आपने किया, अब इतने बड़े आइकॉन बन गई है सनम जुवेद, इतनी बड़ी वो बन गई है। इद्दत का केस, मतलब पाकिस्तान में उनको डिस्कशन ही कोई नहीं। मतलब ये मुझे नहीं समझ आ रही जहाँ बल्कि आवाम के मसले उनके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए यहाँ आपस में। हाँ एक गाल मैं जरा टाइम ले लूँ। मैं ये समझता हूँ एक सौ, हालांकि मैं बिल्कुल नवी बीच में चीज़ डालने में मैं समझता हूँ ये जो मर्जी कर ले, इमरान को गलत साबित कर दे, कर भी दे। मेरा पर्सनल कोई इमरान से ताल्लुक भी नहीं है, मगर मुझे लगता है ये सारा जो लोगों का गुस्सा है ना, इसके पीछे एक ही दुश्मन है नून का, वो है बिजली का बिल। लोग इतने गुस्से में हैं, खुदा की कसम इतने गुस्से में है कि वो इमरान जो भी करता है उनको अच्छा लगता है। सही बात है। राना साहब, इत्तेहादियों से मुशावरत किए बगैर इस तरह का फैसला करना या सोचना इस बारे में, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज कह दिया कि जी मुझसे तो कोई राय नहीं ली गई, क्या समझते? अच्छा, पहले तो एक और मैं खुशखबरी आपको दे दूं मलिक साहब, आपको मुबारक हो कि 7 रुपये पेट्रोल बढ़ने लगा है। यानी कि पाकिस्तानी अवाम के लिए इस हुकूमत की और कितनी मेहरबानियाँ होनी चाहिए। ठीक है वो फिक्स टैक्स तो अब लग गया ना, 100 यूनिट पे, 200 पे, 300 पे, 5 वो लग गया। ठीक है, उसके बाद अब 7 रुपये कुछ पैसे जो है शायद पेट्रोल भी बढ़ जाए 15 को। तो एक और खुशखबरी मैंने कहा मैं आपको दे दूं, एक हुकूमत जो इन पाकिस्तानियों से उनसे जीने का हक छीन रही है। दूसरी तरफ वो इतनी फस्तायत पे आ गई है कि उनकी सबसे पॉपुलर जमात जिसके पीछे वो खड़े उसके ऊपर वो कहते हैं पाबंदी लगाएं। अब इसके पीछे असल बात क्या है मलिक साहब, आप सुने। 4 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझ पे प्रेशर बढ़ा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रेशर किसका बढ़ा?
कौन सा प्रेशर है जो उन पे बढ़ रहा है, या कौन है जो उन पे प्रेशर डाल रहा है सही। जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाएगा, ठीक। या किसको उन्होंने मैसेज दिया कि मुझ पे अगर ज्यादा प्रेशर बढ़ा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सही शहबाज शरीफ किसको जवाब दे रहे हैं, सही ठीक है ना, और वो प्रेशर क्या है और प्रेशर कौन डाल रहा है। अब ये ऐसे सवाल हैं, इस सवाल को एक साइड पे रख दे कि ठीक। शहबाज शरीफ ने पहली दफा कह दिया कि अगर जो मुझ पे प्रेशर डाले, उन्हें पहला मैसेज दिया उसने, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसने ये कहा कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो ये निजाम नहीं चलेगा, collapse ठीक है कर ना, जाएगा। लिहाजा मुझ पे इतना प्रेशर ना डालें। अब प्रेशर नजर आने शुरू हो गए कि क्या प्रेशर हो सकते हैं, ठीक है ना, इन सेफेस्ट वे मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ। दूसरी तरफ जरदारी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं चल रही नून लीग से। अब एक तरफ शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मुझ पे प्रेशर डेवलप ना करें, मैं इस्तीफा दे दूंगा, ठीक है, किनको कह रहे हैं अब जरा आप समझें। दूसरी तरफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत नहीं चल रही। तीसरी तरफ पीटीआई वो असद कैसर ने आज कहा है कि जी हम जैसे ही सीटें मिलेंगी हम अदम एतमाद ऐसे। ले आएंगे। हाँ तीसरी तरफ अचानक खाकान अब्बासी एक्टिव हो गए। आपको आने वाले दिनों का नक्शा नहीं समझ आ रहा। ये फ्रस्ट्रेशन है जो ये आज की गई है, ठीक है ना, ये जाते जाते ये फ्रस्ट्रेशन डेस्परेट मूव था। अक्टूबर नवंबर तक मुझे ये लगता है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरी कैलकुलेशन है कि ये हुकूमत लपेटी जाएगी। ठीक, कोई मुतबादिल रास्ता निकलेगा, कुछ भी निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब वगैरह के का बोलोराम हो गया है और इनकी सियासी अर्थी जो है ना अब उठने वाली है, और ये सारा फ्रस्ट्रेशन में जो हो रहा है। और आखिरी बात फिर आप मलक की तरफ चली जाइएगा, वो ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अब एक पेज पे नहीं है। ठीक, नवाज शरीफ का कहना यह है कि तुम्हारी वजह से मैं भी यहाँ पे महबूस होकर रह गया हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं जा सकते, ठीक है ना। वो इनकलाब तब ला सकते हैं जब वो लंदन के दरियाए टेम्स के किनारे चेरी खाते हुए गुफ्तगू करें तो इनकलाब आ सकता है, कॉफी के साथ। यहाँ पे बैठ के नहीं आ सकता, ठीक है ना। कॉफी विद करण इंडिया का एक बड़ा मशहूर था, या कॉफी विद मियां साहब भी मशहूर है, लिहाजा उनका इनकलाब भी इन्होंने कर दिया। वो बाहर नहीं जा सकते, उन पर पाबंदी है। उनका नाम चाहे ईसीएल में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ईसीएल में वो बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, क्योंकि अगर वो बाहर गए तो उनका इनकलाब जिंदा हो जाएगा, और यहाँ उनका इनकलाब जिंदा हो नहीं सकता, हो नहीं पा रहा, कहाँ होने नहीं दिया जा रहा। मलक ने बायोलॉजी पढ़ी है, इसमें क्लेमाइडोमोनास, पैरामेशियम, ये वो होते हैं जो एकदम मर जाते हैं और कई सौ साल बाद जिंदा हो जाते हैं। तो हमारे मियाँ साहब का जो इनकलाब है ना, वो भी पैरामेशियम, क्लेमाइडोमोनास की तरह है कि वो एकदम मर जाता है, लंदन की फिजाओं में अचानक जिंदा। मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ी है, जिसमें होता है ना, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो डेस्परेट मूव। मलिक साहब, मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ी है, उसमें हवा वजन रखती है। उसका एक हमने एक्सपीरियंस भी किया कि गुब्बारा ले, उसका वजन करें, फिर उसमें हवा भरें, हवा निकालने तो फिर वजन कम होगा। मैंने ये भी तजुर्बा किया। हवा और नहीं, फिर उसमें तुम्हें पढ़ा होगा कि जब हवा गर्म होती है तो ऊपर जाती है, तो उसकी जगह लेने के लिए नई हवा आती है। इस्लामाबाद से नई हवा जो है वो दाखिल होना चाह रही है। अच्छा, और नवाज शरीफ की गर्म हवा ऊपर जाने की सारी बातें एक जगह, ये मैं भी, क्योंकि ये हम प्रोग्राम करते हैं, हिस्ट्री बन जाती है। शहबाज कहीं नहीं जा रहा, ये हुकूमत अभी है। ये सेटअप जो है ना, ये खां की, जहाँ मैं इन पे तनकीद करता हूँ ना, मेरा अपना ख्याल है खां का जब तक अग्रेशन है, जब तक खां इस तरह की बमबारी गोलाबारी करता रहेगा, सत्ते ही खैर है, शहबाज को कुछ नहीं होगा। ये हमारा पॉइंट है। देखो बिस्मा, मैं एक बात बताऊँ, एक जो नया अब थीसिस पैदा हो रहा है ना, वो ये कि इस सारी गेम में इमरान खान को क्या नुकसान हुआ। मलिक साहब, आप गवाह हो कि इमरान की जब हुकूमत थी वो इतना गैर पॉपुलर हो गया था कि उसकी टिकट लेने को कोई तैयार नहीं था। बिल्कुल ऐसी है। यानी कि हम तजिया निगार अब ये समझते थे कि इमरान खान की सियासत खत्म हो गई। वो जो नया पाकिस्तान, नए ख्वाब ये लेके आया था, वो खत्म हो गए। ऑल ऑफ ए सडन कुब्बे नु लातरा असाई, उसकी हुकूमत गई, और उसके बाद ये एक्सपोज हुए, महंगाई बढ़ी, इंतजाम इनसे नहीं हो सका, इनके दावे झूठे हो गए, और इमरान खान हीरो बनता। हीरो तो था, उस पे आपने जितने मुकदमात बनाए वो मुकदमा उसके हक में गए, खिलाफ नहीं गए। एक खिलाफ नहीं गए। अब इद्दत का केस हो, उसके हक में जा रहा है लोगों के अंदर, ठीक है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी सानू तो मरवाया इमरान खान के केसा ने जेड़े उहदे ते
अब आप फिर वही कर रहे हैं। अब आखिरी हरबा इमरान खान को बुलंदियों पे ले जाने का पॉपुलैरिटी की यही था कि आप उस पे ये वाला बात कर दे, वो कर दी। ये अब आप देखिएगा कि इमरान खान की, और ये जो कह रहे हैं ना कि वो जब तक इमरान खान नरम नहीं होता, वो बड़ा डियर है, वो हमेशा कैमरे की तरफ मुंह करके कहता रहेगा कि भाई इमरान नहीं, इस पे जो मैं जो राणे का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा हूँ, इख्तलाफ नहीं होता, अपनी अपनी सोचने का अंदाज़ है। मेरा अपना ख्याल है कि अगर ये हुकूमत नवाज इमरान से लड़ती रहेगी, ये कभी नहीं जीत सकती। उसकी वजह क्या है कि लोगों को, मेरा ख्याल है इमरान पॉपुलर नहीं है। मुझे नहीं आज तक समझ आई इमरान की क्या फिलॉसफी है, किधर क्या उसका इकोनॉमिक प्लान है, क्या उसका सियासी प्लान है, मसला क्या है। जब मेरी राय में पाकिस्तान का शहरी बिल्कुल इनसिक्योर हो गया, उसको बिजली के बिल से बचता है तो गैस का बिल है, गैस से बचता है तो लोड शेडिंग कटी है, लोड शेडिंग करी है तो बच्चे को स्कूल लेके जाता है, उसकी फीस नहीं है, फीस पूरी करता है तो मोटरसाइकिल ख़राब है। वो जो गैप है ना उसकी ज़िंदगी में, जो तनाव आ रहा है, मैं समझ दैट इज़ इमरान खान। मैं इमरान को एक सिंबल समझता हूँ। हालांकि इमरान 3.5 साल में उसने 1 करोड़ जॉब्स देनी थी, 50 लाख उसने घर बनाने थे, 200 अरब डॉलर उसने बाहर से लाना था, उसने खुदकशी करनी थी, IMF के पास नहीं जाना था, उसके बाद बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्लान था। सारी उसकी बातें आप सामने रख लो। उसमें मैं तो शो करता था ना, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे बेशुमार लोग जो PTA के बड़े नामवर थे, मुझे ये खबर का पता है कि ऑफ द रिकॉर्ड वो लंदन जाकर नवाज से मिलना शुरू हो गया। ये मैं 3 साल के बाद बात कर रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई एग्जैजुरेट नहीं कर रहा। मगर ये जो इनकी गलत फहमी थी ना कि हम आके ये सही कर लेंगे, वो सही, ये वो गैप है। आज ये महंगाई को कंट्रोल कर लें, आज ये बिजली को कंट्रोल करें तो खास 100 से नीचे 20 पे आ जाएगा। और वो होना नहीं है यहाँ से। इसलिए मेरा आर्गूमेंट है कि जिन जो है ना वो बिजली का बिल है और उसका नाम इमरान खान है। देखिए नहीं, मैं मलिक साहब की बात बताऊं कि इमरान खान ने 3.5 साल में कुछ नहीं किया। बदकिस्मती से 2 साल इमरान खान के दौर में कोविड आ गया और अमेरिका जैसी मजबूत मईशत हिल के रह गई है, अमेरिका जैसी, और उन्हें कई ट्रिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज देना पड़ गया अवाम के लिए। ऐसे है। ये इमरान का क्रेडिट नहीं कि उसने इस तमाम के बावजूद पाकिस्तान में फाइनेंशियल बुरान नहीं पैदा होने दिया। क्या इसी दौरान इमरान खान ने हेल्थ कार्ड जैसी चीज नहीं दे दी? क्या उस टाइम 25 बिलियन डॉलर नहीं थे? क्या जो ये पर यूनिट है बिजली 13 रुपए नहीं थी? ठीक है, बाकी पेट्रोल डॉलर वालर बहस नहीं कर रहा। यही IPPs थे ना, ठीक, यही जो अब हैं। इमरान खान के दौर में 13 रुपए 14 रुपए का यूनिट था। आज कितने का मलिक साहब? अब तो ऑफिशियली 8 रुपए और 7 रुपए बढ़ा के ये ऑफिशियली 60 रुपए चला गया, जो 100 तक जाने 100 तक जाएगा। तो अब जरा सोचो, एक ऐसी कौम जो अब से 2.5 साल पहले एक यूनिट, ये कप जो है मैं 15 रुपए का ले रहा था, यही कप अब 70 रुपए का हो गया, यानी 400% की इसकी कीमत बढ़ गई। तो ये क्रेडिट नहीं है कि एक बंदे ने कोविड के अंदर तमाम चीजों को संभाले रखा, और अगर कोविड ना पड़ता तो हो सकता है कि वो पता नहीं इकोनॉमी को कहां लेके जाता। ऐसे ही है, ठीक है ना। तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ। दूसरी चीज, आखिरी बात, आपने शायद ब्रेक की तरफ जाना, देखें ये जो हम लगाते हैं ना मलिक साहब कि इस पे गद्दारी का इल्जाम लगा दो, आर्टिकल 6 गद्दारी है ना, गद्दारी का इल्जाम, फांसी सजा है, इमरान को फांसी दे दो, अलवी साहब को फांसी दे दो, सूरी को फांसी दे दो, जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया उन्हें फांसी दे दो, सोशल मीडिया पे जो इमरान खान की बात करते हैं उन पे बैन लगा दो। अब ये तो आपसे मैं जान के इसकी चीज नहीं छीनना चाह रहा कि दायरे गैर में रहने वालों के साथ क्या करें, मैं इस पे बात नहीं कर रहा, इस इन पे यूं कर दो, फला पे यूं कर दो। व्हाट द हेल यू आर डूइंग हियर? पाकिस्तान के ये मसाइल हैं। और फिर आखिरी बात, अगर आप ये पाबंदी लगाते हैं मलिक साहब गद्दारी की, तो एक पाकिस्तान के सूबे में PTI की हुकूमत है, उस सूबे को गद्दार करार दे देंगे आप? उस सूबे में रहने वालों को गद्दार कह देंगे आप? क्योंकि उनकी हुकूमत है वहां पे KP में, तो आप कहेंगे कि ये गद्दारों की हुकूमत है। हम बड़े दिलेर हैं, हमने 50.1% पूरे बंगाली को गद्दार कह दिया था। देखे ना, इसके एक जुमले के अंदर, एक जुमले के अंदर इतनी बड़ी बात कही है इसने। अगर कोई समझे कि ऐसे कब तक सर्टिफिकेट बांटते रहेंगे हम, किसको गद्दार कह दो, फातिमा जिन्ना गद्दार थी, जुल्फकार अली भुट्टो गद्दार था, बेनजीर जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट थी, वली खान गद्दार था, ठीक है, आज इमरान खान गद्दार है। तो सर्टिफिकेट ही बढ़ने ने, और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा इसके पीछे खड़े होकर अपनी सियासत करनी है। इससे इनकी अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो रही है। राणा साहब हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई पर जो पाबंदी लगाने वाली बात हम कर रहे हैं, क्या उससे सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा, मज़ीद बढ़ेगा, इस पे बात कर रहे हैं। मलिक साहब, तारकीन वतन के हवाले से भी कुछ बात कर रहे थे आज, थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तारड़ साहब के, वो अगर हम वो हमारी सर आंखों पर, लेकिन अगर वो उस तरह की बात करते हैं जिसमें मुल्क से गद्दारी साबित हो तो फिर हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये थोड़ी सी गैर मुनासिब चीज़ है। अगर आप यहाँ तो मुझे पता है ना, मुस्लिम लीग नून का वहाँ पे कोई ओवरसीज विंग नहीं है, मगर अगर सियासत करना या किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ देना या मुखालफ होना, मैं इस प्रोग्राम में कभी पीटीआई के साथ होता हूँ, कभी मुखालिफ होता हूँ, तो इसका ये मतलब मैं पाकिस्तान दुश्मन हो गया। 30-32 बिलियन US डॉलर आपको भेजते हैं, और इन लोगों की ज़रा कुर्बानी देखें आप। कोई पता नहीं, बेचारा 25 साल की उम्र में गया था शादी करके, तो वापस आया तो 50 का हो गया। मेरा लो, उसने ना बच्चों को बड़ा होते देखा है, ना स्कूल जाते देखा है, उनकी बीवियाँ आधी मतलब बेवा हैं। लेट्स बी लिटिल ऑनेस्ट, तो वो उनकी ज़रा सेक्रीफाइस तो देखें यार। आप न्यूयॉर्क चले जाएं, मैनहट्टन चले जाएं, अगर वहाँ पे 10 टैक्सी हैं तो वहाँ से 8 टैक्सियों में जनाब पाकिस्तानी बैठा हुआ है, तो वो वहाँ पे कोई अयाशी तो नहीं कर रहा। वो टैक्सी चला के बेचारा 1-1 रुपया गिन के, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं वहाँ पे न्यूयॉर्क में था, मैं एक दफ़ा ना किसी दोस्त के घर गया, तो बड़ी अजीब सी बात है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। तो मैंने उसको कहा, मैंने ज़मीन पे बैठ रहे हैं, उनके घर कोई सोफ़ा भी नहीं था, तो मैंने कहा यार ये सराहना मुझे दे दो, मैं इस पर रख के बैठ जाऊँगा। तो उसने एकदम डर गया, उसका पीला जर्द रंग हो गया। मैं कही यार की हो गया, सराहना है तो मैं बैठना है। तो वो जनाब वो बड़ी एक अजीबोगरीब सिचुएशन बन गया, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। अब पता ये चला, वो दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह, उसने बताया कि ना मुझे इंग्लिश आती है, ना मेरा बैंक अकाउंट है, मैं इनलीगल हूँ, मैं जो डॉलर इकट्ठे करता हूँ ना, मैं इस सराहने में डाल रहा हूँ, और मैंने अपनी बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने। अब मुझे बताया वो पाकिस्तान दुश्मन है, आप उन लोगों को दिल आजारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पॉलिटिकली कोई छोटा, या तो फिर मैं मानूँ ना, पीपल्स पार्टी का भी विंग है, तहरीक इंसाफ का भी है, अपना नवाज शरीफ का भी, सबका है, तो फिर सब पे पाबंदी लगाओ। मैंने हाल मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, अब राना है मेरा, हमारा 10,000 इख्तलाफात है, मुझे डज नॉट मीन का हम पाकिस्तान दुश्मन है। मेरा हाल इनको थोड़ा सा वहाँ पे ना रहम करना चाहिए। राना साहब, दो बातें आपसे। एक तो पीपल्स पार्टी ने जो कहा है कि किसी भी पार्टी को कॉर्नर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनको जो है मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाए और ख़त्म कर देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पीपल्स पार्टी का आज मौक़िफ़ रहा है। दूसरी बात ये कि अगर ये जो कहते हैं कि हमारे पास ये वजूहात हैं जिसकी बिना पर हम इनको बैन करेंगे, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे केसेस दूसरी पार्टी से भी आ जाएंगे, फिर क्या होगा? नहीं, देखें, मैं बताऊं, जो ये कहते हैं हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी ब्रिगेडियर बिल्ला, इम्तियाज़ बिल्ला की गुफ्तगू की थी कि उनके बच्चों ने, जैसे उन्होंने एक किसी दौर में बीबी शहीद के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल के नाम से नवाज शरीफ साहब के लिए, अदम एतमाद के लिए काम किया। वो तब मेरा हाल ISI में थे। सही। तो उनको एक दफ़ा मैंने खुद सुना उनसे ना, कि वो जो जयपुर का नक्शा निकला था ना, MQM, बाद में साबित हुआ कि वो नक्शा जाली था और ना MQM वालों ने बनाया था। ठीक है, तो सबूत तो उनके खिलाफ उस टाइम था। ठीक है, वो बाद में पता चला कि सबूत ठीक नहीं था। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये सबूत पेश करेंगे, इनकी सेहत, क्रेडिबिलिटी हमेशा वो रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो दायरे गैर में रहने वाले लोग हैं ना, मलक तो रहा है बाहर, तो कभी कभी मैं भी 1-2 दफ़ा गया हूँ। खुदा की कसम, अगर ये लोग ना हो तो ये जो पाकिस्तान के अंदर कुछ कभी कभी खुशियाँ, कभी कभी एक सुकून आता है ना, अल्लाह की कसम ये ख़त्म हो जाएगी। ये बच्चे, ये लोग, ये जवान, ये बूढ़े अपने जिंदगियों की को गिरवी रखकर इन लोगों घरों के अंदर खुशियां भेजते हैं। हम ये समझ होते हैं कि वो दरख्तों से नोट तोड़ रहे हैं, वो बड़े खुश हैं वहाँ पे। ठीक है, और मैंने उनकी जिंदगियां देखी है। ये जो डंकी लगाते हुए डूब के मर जाते हैं, ट्रेनों से गिर के मर जाते हैं, यार ये हम उनके कातिल हैं, ये हुक्मरान, जिनकी वजह से वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। आज आप जाएं नादरा के दफातर देखें, पासपोर्ट लेने वालों की कितनी बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई हैं, जो मुल्क छोड़ के भागना चाह रहे होते हैं। आप इतनी सफोकेशन ले, अब हूं तुसी के नहीं ऐसी 12 लेने भी जीन नहीं देंगे ये। लेकिन इनके गले का फंदा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इन्होंने ये किया तो पूरी दुनिया में एक एहतजाज शुरू हो जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर रोला पड़ जाएगा। रही सही हमारी जो है इस इश्क में इज्जत सादात पहले तो कोल नहीं की,
ठीक है, और भी चली जाएगी, पूरी दुनिया में एक शोर मच जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना जमहूरी आजादियां नहीं है और पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक छीने जा रहे हैं। वो तो पहले ही ठप्पा लगा के बैठे हुए, FATF में जाने के लिए बैठे हुए, IMF के अंदर अपने वो भेजना। तुम मुझे लगता है किसी प्लान पे हो, तुम कोई गेम खेल रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ। और मैं यहाँ पे मैं कहूंगा पाकिस्तान के जिम्मेदारीदारों से कि खुदा रहा इस बात को समझे, इन लोगों के ये सारा कुछ है, इसे समझे। पाकिस्तान डैमेज हो रहा है, रोज हम सिंक कर रहे हैं, रोज हम सिंक कर रहे हैं। सही कह रहे हैं साहब। मलिक साहब, तहरीक इंसाफ के लिए एक के बाद एक अदालती रिलीफ हम देख रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से 2 दिन पहले जो उनको रिलीफ मिला, इद्दत निकाह केस से भी उनको रिलीफ मिल गया, एक के बाद एक। लेकिन उसके बाद दोबारा जो है उनको उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई नैब की तरफ से। देखिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, इस वक्त जो है ना हुकूमत और अदलिया आमने सामने है। ये जो अगर आप बहुत गहराई में जाएंगी ना, ये जो पाबंदी वाला शोर है, बेसिकली ये इनडायरेक्टली अदम एतमाद है अदलिया पे। क्योंकि जब आप 17 केसेस बनाएंगे सनम जवेद पे, फलां पे, खान पे, और अब तो बच्चे को पहले राने से मेरी बड़ी बहस होती थी, सामने बैठा 6 में, मैं इसको कहता था, मैं यार तू लिख ले जिन्ने मर्जी करी जा, अदालत खां बाहर नहीं आएगा। अब तो मेरा हाल है, मैंने कहना ही छोड़ दिया, एम आई राइट? चीज़ें वही साबित होती है ना, स्टेट आपकी हुकूमत की पॉलिसी बिल्कुल सामने है। और मुझे ये लगा कि रिसेंटली एक एग्रेशन अदालतों में भी आ गया कि हम अपना फैसला जो ना नरम फैसले कह लो या वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जो अदालत नहीं। मैं इसमें जो छोटी सी आपको बात बताऊं, मैंने ये थोड़ा सा सोचा कि मैंने कहा खां पे ना 9 मुकदमे हुए हैं 2-3 दिनों में, 9 मई के, मगर इसकी जो पहली गिरफ्तारी है आपने देखा नैब से किया। नैब से क्यों किया? वो इसलिए किया कि उन्होंने एक नया केस बना दिया। पहले गड़ियों का केस बनाया था, उन्होंने कहा नहीं, अब असल केस ये बना कि आपने उसकी असेसमेंट ठीक नहीं की थी, ठीक है ना। अब आपका सवाल ये बनता था कि नैब का केस क्यों बनाया, कि आपके पास 9 मुकदमात हैं। वो इसलिए हैं कि कहीं ये स्मेल आ रही है कि हमारी अदलिया और हमारी हुकूमत आमने सामने। अब नैब में अगर आपको याद हो, हम जर्नलिस्ट तीनों बैठे हैं, मई में एक ऑर्डिनेंस छोटा सा आ गया था, हमने दरगुजर कर दिया था। मैंने कल वो मेरे जेहन में आया, वो ये था कि नैब की रिमांड 14 दिन का था। हमने कहा नहीं 40 का होना चाहिए। तब भी मुझे ना थोड़ा सा दिमाग में याद आ गया ना आपको। अब इसीलिए अब खां को ना ये तोशाखाना के केस में इसलिए रिजर्व रखा हुआ है कि अगर 9 की 9 जमानतें हो जाए, ये मेरा आर्गूमेंट है, अगर 9 की 9 जमानतें हो जाए, अगर जज बिल्कुल राने की तरह कोई तो फिर तो अंदर रखने की नैब तो है ना, नैब के तो पास जो 40 डेज हैं, तो अल्लाह शुक्र करेगा 40 डेज में आपको 4 और केस कर ले। तो ये असल में जो नैब का जो दूसरा मैंने सोचा, मैंने कहा यार व्हाट इज दिस नैब, 9 केसेस उसको तुमने 2 दिनों में कर दिए हैं, फलां और आज तो उसको बेचारे को कुरैशी को भी हथकड़ी लगाई है। अब देखो हमारा क्या करैक्टर बन गया, वजीर खारजा पे लगी हुई हथकड़ी। अल्लाह का शुक्र है हुकूमत कह रही है कि हमारा जो सदर था ना साबिक, वो भी करदार है, साबिक वज़ीर आज़म भी करदार है, स्पीकर भी करदार है, तीनों को फांसी दो। मुझे जस्टिस सेठ याद आ गया पेशावर का, वो कहता है कि परवेज़ मुशर्रफ को लाओ, फांसी दो, सज़ा इसकी ये है कि इसको वहाँ लटकाए रखो 3 दिन। फिर मुझे याद आ गया मेरा एक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था, मुझे पता लगा कि पता नहीं वो उसने कोई दुबई की शरीयत ली है तो बेटे के पैसे हैं कि नहीं। हम अपनी जो देखें, ये हमारे माँ बाप की तरह होते हैं, सिंबल्स होते हैं, किसी को छोड़ा हमने, किसी को छोड़ा, अब हम चले हैं कि तीनों को बताओ जी आर्टिकल 6 लगाओ, दुनिया को हम बता रहे हैं कि तीनों जो है ना गद्दार थे। तो हम क्या दुनिया को मैसेज दे रहे हैं? क्या हमारे मुल्क में है ही गद्दार लोग। राना साहब, अब क्या हुकूमत को नजरसानी दरख्वास्त में रिलीफ की उम्मीद है? मतलब जाना चाहिए था इनको, आज चले गए। नहीं, वो तो जाएंगे ना, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो सीटें, लेकिन इसका कोई फायदा होगा? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर नहीं जाएंगे, और आज पीटीआई के महल 43 सरकार ने जमा करा दिया डिक्लेरेशन, तो अगर नहीं जाएंगे और उन्हें सीटें मिल गई और जो साबिक आपके स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि हम अदम एतमाद ले आएंगे, तो वो तो फिर काम ही कुछ और हो जाएगा। तो इन्हें जाना पड़ेगा ताकि इसे रिव्यू पिटीशन में 2-3 महीने जो हैं मजीद गुजार लें, और तब तक कोई और चीज़ हम ढूंढ लें। और कोई नहीं। लेकिन यह मैं एक चीज़ और कहूँगा कि देखें, मैं वो देख रहा था क्लिप के साद रफ़ीक साहब ने सनम जावेद के हवाले से, अब मुझे नहीं पता वो किसी ने एडिट कर दिया है या वो ओरिजिनल है, लेकिन मैं साद रफ़ीक से ये तवक्को रखता हूँ कि वो इस सारे गेम में वाहिद चंद लोगों में से है जो अभी भी होशमंदी की, जो अभी भी ये बातें कर रहा है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, लिहाजा समझ जाओ। उन्होंने सनम जावेद के लिए
कहा कि भाई उसको घर जाने दिया जाए, उसके वट एवर जो फैमिली है ये वो, अब मुझे नहीं पता कि वो क्लिप किसी ने एडिट किया है या क्या किया है, लेकिन मुझे जो मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ ये है जो अभी मलिक साहब ने कहा गद्दारी वाली, अगर हम फिर अपनी हिस्ट्री देखें ना बिस्मा, तो फिर हमारी पूरी पॉलिटिकल क़यादत ही यार गद्दार निकली। ठीक है, आप, मैंने पहले भी कहा फातिमा जिन्ना से लेके और इमरान खान तक हर बंदे ही गद्दार है, ठीक, हर बंदे ही मुल्क दुश्मन है, ठीक है, हर बंदे को फांसी लगनी चाहिए। यार बस कर देना मेरा ख्याल है, हम ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट के हमने इस मुल्क को क्या दे दिया, ठीक, अबतरी, महंगाई, भूख, नंग, गुर्बत, ठीक है, बेचारगी, लावारसगी। अभी तक हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमें ये सर्टिफिकेट बंद कर देने चाहिए और अवाम के फैसले करने का मौका देना चाहिए। लेकिन राणा साहब, आपने होशमंदी की बात कही, तो वो तो वही लोग कर रहे हैं ना जिनको, जो हार गए इलेक्शन, जो उस तरह से नहीं आगे आ सके। खुर्रम दस्तगीर तो काफी अर्से बोल ही नहीं रहे। जावेद लतीफ साहब जो कहते हैं वो नून लीग हजम नहीं कर पाती, वो भी काफी खामोश है। नहीं, और वो जो भी बोलते हैं ना वो कुछ और ही कहते हैं कि जी ये नवाज शरीफ को जो हुकूमत मिली है ये तो मेहरबानी है मोहसिन नकवी साहब की कि वो वजीर आजम नहीं बने, नहीं तो हम क्या कर सकते थे। ये जावेद लतीफ ने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है। फिर राना सनाउल्लाह, मैं उनको हमेशा एडमायर करता हूँ, ठीक है, वो जो भी है गुड मैन इन द बटालियन, कि वो उसने आज भी ये कहा है, पहले भी कहा कि ये जो हुकूमत ये मुकदमे बना रही है हमें कोई फायदा नहीं देगा। सही कह रहे हैं, ये आज भी हम कहीं वो उन्होंने इस पे मुखालफत की है। और आखिरी बात ये सुन ले, मैं अगर पीटीआई पे आर्टिकल 6 लगा ना मलिक साहब, तो मेरे जो अदालत है ना उसमें पीपल्स पार्टी हमेशा मुजरिम रहेगी, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी को डेमोक्रेट पार्टी मानता हूं। सही कह रही है, ठीक है, पीपल्स पार्टी वो जिसने सबसे ज्यादा इस तरह की चीजों को फेस किया, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की फांसी से लेके मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत तक, फिर इनके ऊपर सिक्योरिटी रिस्क लगने से लेके और भुट्टो के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगने तक, जो फिर इनकी पार्टी पे पाबंदी लगने से लेके इनका निशान छीनने तक, जितने जुल्म पीपल्स पार्टी ने बर्दाश्त किए हैं ना ताकतवरों के, किसी ने नहीं किया। और अगर आज पीपल्स पार्टी अपने छोटे से इक्तिदार के लिए इस सारे गेम का हिस्सा बन जाएगी, मुझे बड़ा दुख होगा, मुझे बड़ी तकलीफ होगी कि मैं उस पीपल्स पार्टी को जानता हूं जो डेमोक्रेसी के लिए, जिसने, भुट्टो ने मुल्क से भागा नहीं थे, फांसी का फंदा चूम के गले में डाला था, भगत सिंह की रवायत को आगे चलाया था। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आज पीपल्स पार्टी ने खामोशी इख्तियार की, मुजरिमाना खामोशी, अगर आज पीपल्स पार्टी ने इस गैर आईनी इक़दामात का साथ दिया, तो पीपल्स पार्टी जो है ना, मैं हमेशा ज़मीर की अदालत के अंदर मुजरिम रहेगी। और मैं आसिफ जरदारी साहब से पे ये यकीन रखता हूँ कि वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे, चाहे उन्हें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए। ठीक, मलिक साहब, सनम जावेद घर जाए और खामोश रहे, हाई कोर्ट का जुमेरात तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म सामने, तो खामोश रहने के लिए क्यों कहा सनम जावेद को? आज अगर मिल गया था उन्होंने अदालती रिलीफ इतने दिनों के बाद, कहते एक लफ्ज नहीं बोलेगी। मतलब मुझे भी नहीं समझ आई कि जज साहब का तो काम है कि जो फैसला उनके सामने, जो मुकदमा है उसको कानून में या गिरफ्तार करें या उसको ज़मानत दे दें या उसको रिमांड दे दें। खामोश रहने से मुराद है, मैंने उनके ज़हन में खतीजा शाह आ गई हैं कि बचत इसको उन्होंने को हो सकता है ये मेरी एम ही एक दिमाग में है, क्योंकि मुझे लगा खतीजा शाह वो भी कुछ 7 महीने काफ़ी वो मच, बलोचिस्तान, बन्नू और काफ़ी शहर ऐसे ठीक है। मलिक साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगा उन्होंने कहा ये आराम से इसी टॉपिक को सुकून से कर रहा है। बहुत जोर से ब्रेक, इसी टॉपिक को जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। बात करते हैं कि सनम जावेद को घर जाने के लिए और खामोश रहने के लिए कहा गया है। हाई कोर्ट का जो है जुमेरात तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म भी सामने आया। एक तो ये बताया राना साहब, और दूसरा शेख रशीद साहब ने आज बड़ा जो है वो दिल बर्दाश्ता सा जो है वो बयान दिया और कहते हैं कि बार बार जो हम पे केसेस कराने हैं, 2 साल के में इकट्ठा जो है इनको अंदर कर दो, 650 केसेस हम पे बना दिए। मेरा ख्याल है ये मीर तकी मीर साहब का एक शेर है कि गोयाई है पाबंद सलासल के अमीर अब सहरा में भी आवाज़ लगाने नहीं देते। मैं तो हैरान हूँ कि भाई आप जाएं लेकिन आपने बोलना नहीं है, यानी ये तो इजहार तकरीर की आप पाबंदी लगा दी आपने।
अब अगर इस हमारे जजेस हम पे पाबंदी लगा, अब ये क्यों लगाई है? ये बिल्कुल ऐसे ही है, मलक इसे समझेगा, मंदरूर लाहौर के लोग हैं, दो फरीकों में लड़ाई हो रही है, जो कमज़ोर होता है उसे फेंटी पड़ी होती है, वो नीचे से गालियाँ दे रहा होता है, फिर कोई एक तगड़ा आता है, वो दोनों को छुड़ाता है, वो कहता है यार ना मार, उसे कहता है तू भी चुप कर जा, वो गाल चल नहीं कर रही, ठीक है ना, चल तू कर जा, नाले जी को और गल करने दिल्ली च कट ले। हाँ। अब वो सनम जावेद वो कोई ना कोई हर पेशी पे एक ऐसा बयान दे देती है जिसकी बहरहाल अगर वो मुझे लिए भी कहे तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़े, ठीक है ना, तो उसको फिर कहा कि तू हमें छेड़ नहीं है, तू फिर मलकालिया के खिलाफ तो कोई बात कर देती है, उन्हें गुस्सा चढ़ेगा, फिर वो कहेंगे नहीं इसे हर हाल में अब इसे कोयटा ले जाओ, अब उसे कोयटा ले जाना उन्होंने। यानी अंदाज़ा करें कि हम एक ऐसी कौम है कि हमारा हीरो मोहम्मद बिन कासिम है जिसमें एक बेटी की आवाज़ पे वो आया और एक हमारे सामने सब कुछ हो रहा है, हम मजबूर है। और आज शेख रशीद साहब की तरफ मैं ना मलिक साहब एक मुझ पे एक पर्चा बन गया, गद्दारी टाइप पर्चा था, गद्दारी। अच्छा एक दिन मैं वकील नहीं मिला तो वहाँ एक बाबा जी बैठे थे पुराने से, हमने कहा बाबा जी साड़ा वकील कोई नहीं तो आप पेश हो जाए। बाबा जी पेश हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मानतें कैंसिल हो गई। तो को 2 साल बाद ना हम वहाँ से गुजर रहे थे, केस चल रहा था, तो हमने देखा वही बाबा जी बैठे, हमने जाकर बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा कौन हो तुसी? असी कहा बाबा जी याद है तुसी साड़ी ज़मानत कर, कहते की बनया केस दा? मैं कहा चल रहा, कहते यार मैनू वकील किता हुंदा हूं तक तुहानू सज़ावां दिलवा के फारग कराता हुंदा। तो शेख रशीद बेचारे ये कहते हैं यार हमें घसीट रहे हो, हाँ। मार के एक दफा फेंक दो, हमें क्रेनों पे लटका दो एक दफा, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की वो ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट को माफ़ी दे देनी चाहिए, ये मुल्क हमारा, ये पाकिस्तानी हमारे, ये धरती हमारी, इस्टेब्लिशमेंट हमारी, वो हमारे हीरो, ये हमारे सियासी वर्कर, जिनसे अगर बहुत ही कोई बड़ा ब्लंडर हो गया है तो उन्हें अदालतों में ले जाके सजा दे दें, लेकिन माफ कर दें, बस कर दें। इससे ना मेरा ये यकीन है कि मोहब्बत बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। सियासी लड़ाई में तो जो है ये लोग आगे आ गए हैं हुकूमत, लेकिन आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? पेट्रोल जो है वो 7 रुपए मजीद बढ़ने लगा। अच्छा पहले मैं राने पे कमेंट कर दूं, देखो हमारा जो लीगल सिस्टम है ना, जो हमारा पुलिस का सिस्टम है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, सज़ा यही है। मैं इतनी लंबी बात नहीं करूँगा। ये जो इन्होंने कहा ना कि हम आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं, हमारा सिस्टम इतना जालिम है कि आपकी सज़ा वो नहीं है कि जो आपको अदालत ने देनी है, वो राने की बात नहीं तुम्हें समझ आई। बाबी ने कहा मैं तान सज़ा भी कर, यहाँ ये जो है ना आप देखें ना एक नॉर्मल इंसान किस तरह आपको, बस मिसाल के तौर पे मैं PTV में एक जगह हेड था ना, तो इस तरह हमारा भी केस हो गया। तो जब मैं क्योंकि हम लाहौर बेस तो मैं यहाँ आ गया, तो हम बड़े इनकलाबी थे, हमने 10,000 डाले, वकील किया, फिर अगले एतवार को हमने फिर इस्लामाबाद जाना था, तो हम चारों एक दूसरे का मुंह देखें कि यार किराया भी खर्चे हैं, बेरोज़गार भी हो गए हैं, फिर जाके जब वकील ने कहा ना 10,000 रुपये दो, तो ये कोई 12-15 साल पुरानी बात ऐसी करनी है अल्लाह वाले काम खत्म। तो ये सज़ा है। मैं जो असल बात करने चाह रहा हूँ, पाकिस्तान का वो निज़ाम इतना ज़ालिम है इंसाफ का और पुलिस का, और इतनी डिले है कि आप उसी में मर जाते हैं। शेख रशीद इस पर रोया है। और उससे बड़ी जो खबर है वो खबर है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा फेडरल मिनिस्टर रहने वाला कौन है? शेख रशीद। 6-7 दफ़ा फेडरल मिनिस्टर है। ये लोग जो 35-40 साल पाकिस्तान में रूल कर रहे हैं, अंदर से सिस्टम ने क्या इनके साथ किया। अब आपकी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, बड़ा मुख्तसर सा जवाब है जो पूरे पाकिस्तान को अब याद हो गया। इस मुल्क में ना कोई माशी हुकूमत होती है, ना कोई माशी प्लानिंग होती है। हमने मुल्क चलाना होता है उधार लेने के लिए, उधार हमें देना होता है बैंक ने, बैंक का नाम है IMF का सूद थोड़ा होता है। और पूरी ये को मैं IMF की मोहब्बत में नहीं कह रहा, दुनिया में सारे बैंकर अपनी पॉलिसी से चलते हैं। क्यों? वो कहते हैं भाई पॉलिसी पसंद नहीं तो ना लो हमसे लोन। तो आपने क्योंकि आप $7 बिलियन का अगला भी फैसला कर लिए, और मुझे कोई एग्जैक्ट याद नहीं, 3.5 साल के लिए आपने मज़ीद हमारे सांस जो है ना, सांस, खुशबू, सारा कुछ उनको दे दिया। और उनको 3 ही चीज़ें समझ आई हैं पाकिस्तानी सिस्टम को। पाकिस्तानी हुक्मरानों को समझ आई कि इनसे हम पैसे ले सकते हैं, पेट्रोल से, बिजली से, गैस से, वो और यहाँ सैलरी लोगों से। तो 4 उनके पास बंदूकें हैं जो आपसे वो पैसे छीनते जाएंगे, बाकी इनको कोई और नज़र ही नहीं आता। राणा साहब, ये गलत पॉलिसी से टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है, क्या करके रहे हैं? आपको पता है 1947 के बाद इस खित्ते में सबसे बड़ी हिजरत जो है वो पिछले 2 सालों में हुई है। इतनी बड़ी तादाद में हिजरत या 1947 में हुई थी जब इंडिया से लोग पाकिस्तान गए थे, रिकॉर्ड है, ठीक है ना, या
ये जो पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान छोड़ के गए लोग, ठीक। और वो कोई हजारों की सैकड़ों की तादाद में नहीं है, लाखों की तादाद में। सही। मैं वो जो ये अभी एप्टमा का पढ़ रहा था, हाँ। कि एप्टमा कहती है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ऐसे ही है। ठीक है, क्या इसको किसी की परवाह है? क्या कोई इस पे सर जोड़ के बैठा है कि अगर हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई तो बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगारी फैलेगी। बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगारी फैलने का मतलब ये है कि महंगाई मजीद बढ़ेगी। हुकूमत को क्या इस टाइम प्रायोरिटी है कि उन्होंने इद्दत केस बनाना है, इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का केस बनाना है, गद्दारी का केस बनाना है, जो असल चीज है वो नहीं है। और आज देख लें, शेख रशीद, ANP, MQM, जमाते इस्लामी, खुद मुस्लिम लीग के अंदर जो दानिशमंद लोग हैं, शायद खाकान अब्बासी, वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि ऐसा ना करें। ये खाली इतना मसला नहीं है कि गुर्बत बढ़ेगी, ये अगर इतनी भी हो ना बात तो चल जाएगी कि गुर्बत बढ़ेगी, लेकिन अगर इससे फेडरेशन कमज़ोर होती है, विफाक का ढांचा कमज़ोर होता है और सुबाइयत बढ़ती है, तो ये इतनी खौफनाक चीज़ है जो ये इसने अभी कही थी कि हमने 51% लोगों का मैंडेट नहीं माना था। तो अब हम आज KP के जो वैसे ही आग का दहाना है, हम उसको कहेंगे कि लेट स्टार्ट फायरिंग, ठीक है, और फिर हम एक नई जंग में पड़ जाएंगे जिस जंग का कोई हासिल वसूल नहीं सिवाय इसके कि हमारे अपने हाथ जल जाएंगे। हम मारने वाले भी हम ही होंगे, मरने वाले भी हम होंगे। इसमें एक और बात भी है जो आप जनाब कह रहे हो ना, बेरोजगारी, आप वहाँ पे चुप हो गए थे, मैं उससे आगे चलना चाह रहा हूँ। मेरा एक जानने वाला न्यूजीलैंड में है, तो मेरे लिए बड़ी हैरत हुई, उसने बताया मैं वहाँ पे 7 बजे ना जिस गाँव में रहता, कहते वो थाने वाले बंद कर देते हैं, थाना पुलिस स्टेशन 7 बजे बंद करके, हाँ वो घर चले जाते हैं। मैंने कहा उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो उसने बताई, उसने कहा उस इलाके में कोई बेरोजगार नहीं, उस इलाके में कोई ऐसी बिजली के बिल नहीं है, जो पाकिस्तानी टोन में उसने बताया। उसने कहा कि जब आप बेरोजगारी पैदा करते हैं ना, तो ये बेसिकली आप फिर जेलें बनाएंगे, फिर आप मजीद पुलिस लाएंगे, फिर मजीद जज लाएंगे, फिर आप उनके अखराजात करेंगे, तो यहाँ बात ख़त्म नहीं होती कि गुर्बत बढ़ेगी, रियासत मजीद महंगी हो जाएगी, हुकूमत मजीद महंगी हो जाएगी, क्योंकि एक शहर में अगर 500 चोर है तो वो हो जाए 2500, तो 2500 के लिए ज़रा जज गिनो, SP गिनो, पुलिस वाले गिनो, तो मेरे जैसे को ओवरऑल स्ट्रक्चर में फर्क तो आपकी जो हुकूमत महंगी होती जाएगी और गुर्बत बढ़ती जाएगी। नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर इतने बढ़ गया तो कितने आपके काबू में ही ना रहा, 3 करोड़ बच्चे तो आप भिखारी की शक्ल में बढ़ा रहे। बिल्कुल ऐसे इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी IT मार्केट बन रहा है, उसके बच्चे इंटर्नशिप के अंदर पैसे ले रहे हैं, जापान से, बाकी दुनिया, जर्मन से, इधर उधर से। हम अपने बच्चों को भिखारी बना रहे हैं, जुमेरात को चिट्टी टोपी पहन के वो सालन लेने के लिए आएंगे, या भीख मांगेंगे, या जेब कतरे बन जाएंगे, या वो जनाब अली को चोरी चकारी करने लग जाएंगे। हम अपनी नस्ल को आगे क्या लेके जा रहे हैं? और अफसोस 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 कि हमें इस बात को समझने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही। जेसेंड्रा जो है वो क्या कहते हैं, सड़क के ऊपर गाड़ी में ये नहीं कह पूछती फिर रही थी कि पानी ज़्यादा कहाँ खड़ा है, मैंने वहाँ जाना है ताकि मैं वीडियो बनवा सकूँ। जेसेंड्रा की शक्ल से लग रहा था कि उसे अपनी कौम की तकलीफ का एहसास है। बिल्कुल, उसने कोई बड़ा हैवी वो नहीं किया हुआ था मेकअप, ठीक है ना। लीडरशिप बोलती है यार, लीडरशिप सामने नजर आती है, ठीक है ना। ये कल एक हमारे साइकोलॉजिस्ट दोस्त हैं, PhD किया उन्होंने अमेरिका से, तो मैं उनसे बैठा चाय पी रहा था, तो उन्होंने अपने एक वाकया सुनाया। कहता जहाँ से मैं PhD कर रहा था इस यूनिवर्सिटी, मैं वो रियासत का नाम भूल गया, उसमें 2 बच्चों ने, नौजवानों ने ना किसी खातून का पर्स छीना, तो कहता है मुझे कमिश्नर ने बुलाया जो शहर का ना, उसने कहा आप साइकोलॉजी यहाँ पढ़ रहे हो, मुझे बताओ कि इसकी क्या वजह है, मुझे इससे गरज नहीं कि वो औरत का पर्स चला गया, मेरे बच्चों ने ये कौन सा गैप है। तो कहता हमने उनको बताया कि इस शहर में खेलने के ग्राउंड्स कम है। ये मुझे कल साहब वो बता रहे थे, कहते थे उसने हफ्ते के अंदर अंदर ना जितनी प्रपोर्शन थी ना नौजवानों की, उनके मुताबिक ग्राउंड्स बनाई ताकि इनकी एनर्जी सही निकले, ये सही रास्ते पे जाएं। उसने कहा ठीक, ये पर्स तो मैं भी दे सकता हूँ उस खातून को, उसके पैसे, मगर मेरे बच्चे में वो कौन सा गैप आया मुझे साइकोलॉजिकली बताओ। तो कहता हमने कहा यहाँ पे स्पोर्ट्स की पूरे पाकिस्तान में 10 मरले का तो आप स्कूल बना रहे हो, उसमें आप इंग्लिश मीडियम पढ़ाते जा रहे हो, तो उसमें बेचारे के लिए खेलने के लिए स्वाय लूडो के 1 मिनट दे आखिर दे 1 मिनट दे देना। कहाँ बच्चे का कह रहे हैं ना कि साइकोलॉजी पढ़ी, तो उन्होंने लतीफ़ा ये है कि मॉडल टाउन में जो मियाँ साहब का पहले घर था, फिर बाद में वो बन गया, आप कभी जाए उसके सामने एक ग्राउंड थी मलिक साहब। हाँ अब वो ग्राउंड मियाँ साहब के आने वालों की गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए,
ग्राउंड है, वो ग्राउंड ख़त्म हो गई, वहाँ क्रिकेट ख़त्म हो गई, वहाँ एक क्लब थी वो ख़त्म हो गई। और बस आखिरी जुमला के मरियम साहिबा जब निकलती हैं पानी देखने के लिए तो खुदारा देखें कि मुस्लिम टाउन से पहले क्या कहते हैं नशेइयों की कितनी बड़ी फौज फुटपाथ पे पड़ी हुई है, चुबुर्जी पे कितनी पड़ी है, मीनार पाकिस्तान के फुट वो नहीं नज़र आती, सब पानी नज़र आ रहा होता है। कभी उन्होंने नहीं पूछा कि ये नशेइयों की इतनी बड़ी फौज, ये नौजवान, ये भिखारी, ये कौन लोग हैं, उन्हें कौन नशा प्रोवाइड कर रहा है, हमारी पुलिस क्यों नहीं इन्हें रोक पा रही। ठीक है ना, मैं हैरान हूँ पानी च वो जेडे लोग ने वो रुड़ जाते ने मलिक साहब, तस्वीर जल्दी बन जाती है ना उससे। उनकी नहीं पानी में तस्वीर जल्दी देखो ना, हमारे हुक्मरानों को वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जो फौरन, मैं कहता हूँ हमारी सारी हुकूमत जल्दी टिक्कर से, रेड ब्रेकिंग न्यूज़ से, से और टिकटॉक से वो बनेगी तो ब्रेकिंग हमारे यही काम है, वो टिकटॉक बनाई जाओ। तुम बड़ी होकर टिकटॉकर तो नहीं बन जाओगी? नहीं, चलो ठीक, मैं बड़ी होकर अच्छी इंसान बनूंगी। ये स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनाएगी बड़े। जबरदस्त। आज का प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।